हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका। इस वीडियो में हम यूपीएससी सी सेट 2024 के क्वेश्चन नंबर 64 टू 70 डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस यही तरीके पे बेस्ड हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो हमें ये बताना कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 64 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है हमें, जिसमें एक्स और वाई क्या है, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं। ये हमें क्वेश्चन में ही दे दिया। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 में हमें दिया है x अपॉन वाई इज ऑड, और स्टेटमेंट 2 में हमें दिया है x इंटू वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 हम लेकर चलते हैं। यहाँ क्या दिया है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू ऑड। अब अगर ये x अपॉन वाई ऑड है तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। x की वैल्यू 15 हो सकती है, y की 5 हो सकती है, तो ऑड आ गया 3। लेकिन और भी केसेस हो सकते हैं, 21 अपॉन 3 तो 7 ऑड आ रहा है। तो हम कह नहीं सकते कि x और y की क्या होगी, वैल्यू होगी। और भी ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 2 अब लेकर देख लेते हैं। x इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो इसके भी और बहुत सारे तीन केसेस हो सकते हैं। x की वैल्यू 12, y की 1, तो ये 12 हो जाएगा। x की वैल्यू 6, y की 2, तो ये x इंटू वाई 12 ही हो जाएगा। देन 4 इंटू 3 भी हमारा 12 होता है। तो इस तरह से इसके भी तीन केसेस बन सकते हैं, और हम ये नहीं बता सकते कि इन तीनों में से x और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 को इंडिविजुअली यूज करके तो हम नहीं बता सकते कि x और y की वैल्यूज क्या होने वाली है। अब दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। तो x अपॉन वाई ऑड होना चाहिए, और x इंटू वाई 12 होना चाहिए। तो इन तीनों में से देख लेते हैं कौन से में x अपॉन वाई ऑड हो रहा है। तो ये वाला जो केस है 6 और 2 वाला, जहां पर x की वैल्यू अगर हम 6 ले लें और y की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, तो x अपॉन वाई 3, जो कि 3 आएगा इस केस में, ये हमारा ऑड आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है कि x की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की 2 हो जाएगी। तो दोनों को कंबाइन करके हम आंसर निकाल पा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हम आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां हमें दिया है अ सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड है जिनमें कुछ अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा है हु रिसीव द लीस्ट अमाउंट। एक्स वाई और जेड में से लीस्ट अमाउंट किसे मिला है, यह हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में है एक्स रिसीव्ड 4/5 ऑफ वाई एंड जेड टुगेदर रिसीव्ड। ठीक है, तो x ने को कितना मिला है, 4/5 ऑफ व्हाट y एंड z टुगेदर रिसीव्ड। ठीक है, y और z को दोनों को मिला के जितना मिला है उसका 4/5 x को मिला है। ठीक है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल टू, अब ये 4 और इनटू मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर y और z है, तो 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 4y प्लस 4z। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट में तो हमें ये दिया हुआ है कि 5x इज इक्वल टू 4y प्लस 4z। लेकिन हम ये नहीं बता सकते इसमें भी लीस्ट किसको मिला है, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 से तो हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। y received 2/7 of what x and z together received। तो y को कितना मिला है, 2/7 of x and z together received। तो इसे भी सेम, सॉरी ये 7 है, तो इसे भी सेम करेंगे, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 2z। लेकिन इसमें से भी हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते इससे भी। तो सेकंड स्टेटमेंट से भी हम नहीं बता पाएंगे कि कौन किसको लीस्ट अमाउंट मिला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। जब स्टेटमेंट 1 से नहीं निकल पा रहा, 2 से नहीं निकल पा रहा, तो दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ है हमारा 5x इज इक्वल टू 4y प्लस 4z, और यहाँ है 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 2z। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 2z की वैल्यू निकाल लेते हैं इस वाली इक्वेशन में से। तो जब 2z यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारा होगा 7y माइनस 2x। ये 2x इस तरफ चला जाएगा, और यहाँ ये प्लस का है तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, लेफ्ट वाली साइड पर आकर ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 7y माइनस 2x, और ये क्या हो गया, 2z इज इक्वल टू 7y माइनस 2x।
ठीक है। अब ये 2z की जो वैल्यू है इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4y प्लस 4z। तो 4z को क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2z। तो 2z कितना है, 7y माइनस 2x। ठीक है। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। जो भी हम करते जा रहे हैं, वैसे मैं एक एक स्टेप यहाँ पर लिखती जा रही हूँ और एक्सप्लेन करती जा रही हूँ कैसे हम वहां पे पहुंचे। फिर भी अगर कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4y प्लस, अब ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये होगा 14y माइनस 4x। ठीक है। अब x और x वाला ऐड हो सकता है और y वाला हो सकता है, तो ये x वाला इधर आएगा, तो ये होगा हमारा 5x प्लस, ये माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4y प्लस 14y, कितना हो गया 18y। तो बेसिकली क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2y। यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो 2y के बराबर है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो x है वो y से ज्यादा होने वाला है या फिर y x से कम होने वाला है। ठीक है। लीस्ट पूछा है, यहाँ क्वेश्चन में हमें लीस्ट पूछा है, तो हम ये तो निकाल पा रहे हैं कि जो x है वो y से बड़ा है, तो x और y में तो y ही छोटा है, इतना हम यहाँ से पता कर पा रहे हैं। अब z और y को भी देख लेते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2y आ गया, इसे हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 2z इज इक्वल टू 7y माइनस 2x। तो 2x करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4y। x इज इक्वल टू 2y है तो 2x कितना हो जाएगा 4y। ठीक है। तो यहाँ से z इज इक्वल टू 7y माइनस 4y, तो 2z इज इक्वल टू हमारा आ गया 3y। अब यहां भी साफ पता चल रहा है कि जो z है वो y से बड़ा है। 2z इज इक्वल टू 3y है, तो यहां से हम लिख सकते हैं z अपॉन y होगा हमारा 3/2। तो ये 3/2 होता है 1.5, तो 1 से बड़ा है ये, इसका मतलब यही है कि z जो है वो y से बड़ा होगा। ठीक है। तो z y से बड़ा है, तो जो ये y है वो z से भी छोटा है। अब x और z में हमें नहीं पता कौन सा बड़ा होगा, लेकिन हमें तो ये दिखता है कि सबसे छोटा कौन है। तो जब दिख रहा है कि y x से भी छोटा है और z से भी छोटा है, तो लीस्ट कौन सा होने वाला है, y ही लीस्ट होने वाला है। तो दोनों को कंबाइन करके हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि लीस्ट जो है वो y होने वाला है। तो आंसर क्या होगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। तो सी इसका आंसर यहां से भी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें पूछा है, इफ द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास आर 60 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, तो क्लास में जितने भी बच्चे उनके एवरेज मार्क्स हमें दिए हुए हैं जो कि 60 है, तो हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे क्लास के अंदर। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70 एंड लोएस्ट मार्क्स आर 50। Second statement, exclusion of highest and lowest mark from the class does not change the average. Okay. तो पहली बात तो कि एवरेज क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था एवरेज में, एवरेज इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। एवरेज कितना होगा, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये एवरेज तो हमें यहाँ पर 60 दिया हुआ है, लेकिन टोटल मार्क्स हमें नहीं पता कितना है, कितना भी हो सकता है। 70 हमें फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम देखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट को ही सिर्फ देखेंगे, तो 70 हाईएस्ट दिया हुआ है और 50 लोएस्ट दिया हुआ है, लेकिन इनके बीच में और भी तो हो सकते ना। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हम n मान लेते हैं, तो n के बारे में हमें इस स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं बोला हुआ है। ठीक है। तो नहीं बता सकते कि कितने स्टूडेंट्स होंगे। सेकंड स्टेटमेंट में भी सेम है कि ये बोल रहे कि हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स को हटा दो फिर भी एवरेज चेंज नहीं होगा। ठीक है। फिर भी एवरेज सेम ही रहने वाला है 60। तो ये टोटल इसका तो ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अभी भी कोई बात नहीं हुई है। तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन भी कर लेंगे हम, तब भी हम नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो इसलिए द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। दोनों को साथ में भी यूज कर लेंगे तब भी हम नहीं बता सकते कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स में ही कहीं भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हुज सम इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये बोल रहे 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है जिनका अगर हम सम करेंगे तो वो भी प्राइम नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट आर दोज 3 नंबर्स। तो ऐसे 3 नंबर हमें बताने हैं कि जिनका अगर हम सम करेंगे तो वो भी प्राइम नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है देयर सम इज लेस देन 23। ओके, एंड सेकंड स्टेटमेंट में है वन ऑफ द नंबर इज 5। ओके, तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करके देखते हैं हम निकाल सकते हैं या नहीं। तो उनका जो सम है वो लेस देन 23 है। ठीक है, तो लेस देन 23 कौन कौन से प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19 एंड 23। ये प्राइम नंबर्स हो गए। 23 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 23 हमें बोला है, तो यहाँ पर 23 नहीं लेंगे हम, तो 19 तक ही यहाँ पर लेंगे। तो बेसिकली ये है कि इन सारे नंबर्स में से हमें ऐसे 3 नंबर निकालने हैं जिनको अगर सम करें तो वो सम जो है वो लेस देन 23 होना चाहिए और प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि 2 एक इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इस 2 की अगर हम बात करें सम करने में, तो बाकी के मान लो 3 और 5, ये 2 प्राइम नंबर हमने दूसरे लिए हैं, तो इनका सम करेंगे तो ये दोनों ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो बाकी के जो 2 प्राइम नंबर होने वाले वो हमेशा ऑड नंबर ही आने वाले हैं। तो हमने देखा है कि ऑड प्लस ऑड का अगर हम सम करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन, इवन नंबर मिलेगा। और इवन प्लस 2 भी एक इवन नंबर है, तो वो सम करेंगे तो वो भी हमें क्या मिलने वाला है? इवन। तो अगर हम इस 2 को इंक्लूड करेंगे तो हमें सम जो है वो इवन नंबर मिलने वाला है जो कि प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसलिए हम 2 को पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। 2 सम में नहीं आएगा, 2 हो ही नहीं सकता, तो 2 को हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, वो प्राइम नंबर्स में से 2 तो नहीं होगा कोई भी प्राइम नंबर। ठीक है, अब 3 से देखते हैं। 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो रहा है? 15। प्राइम नंबर है? नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो खुद से या फिर 1 से ही डिविजिबल हो, जैसे कि 17। 17 का कोई और फैक्टर नहीं है तो ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, पहले भी हम देख चुके हैं प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल हो, उनके अलावा उनका कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। अब 15 की बात करें तो 3 और 5 इसके फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, 3 प्लस 5 प्लस 13 करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक 11 भी प्राइम नंबर होने वाला है, 11 हमने मिस कर दिया यहाँ पर, तो 11 भी एक प्राइम नंबर होगा यहाँ पर। तो 3 प्लस 5 प्लस 11 ये कितना हो जाएगा हमारा? 19। तो ये सम हमारा आ रहा है प्राइम। 3 प्लस 5 प्लस 11 किया तो 19, ये हमारा एक बन रहा है कि 3 प्राइम नंबर हमने ऐसे ले लिए जिनका सम करने पर हमें प्राइम नंबर ही मिल रहा है, और वो प्राइम नंबर भी लेस देन 23 है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इस कंक्लूजन तक तो पहुंच रहे हैं कि वो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 3, 5 और 11। ठीक है, और भी सम करके देख लेते हैं। 3 प्लस 5 प्लस 13। अब ये अगर हमने सम किया तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये, सॉरी, क्योंकि ये मोर देन 23 हो जाएगा, तो इसलिए इसको तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे और इससे आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम 3 और 7 लेकर देख लेते हैं। तो 3 प्लस 7 प्लस 11 अगर ये करेंगे तो कितना आएगा हमारा? ये 21। प्राइम नंबर है? नहीं है। ठीक है, 3 प्लस 7 प्लस 13 ये कितना आएगा हमारा? 23। अब ये तो 23 ही हो गया, जबकि हमें बोला क्या है? लेस देन 23 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 23 नहीं है ये। ठीक है, इक्वल टू 23 है, लेस देन 23 नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग तो अब हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें वो 23 से बड़े ही जाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग तो हमारा एक ही ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर 3, 5 और 11 का। ठीक है, तो इससे हम वो 3 प्राइम नंबर निकाल पा रहे हैं। स्टेटमेंट 2 को यूज करके देखते हैं। वन ऑफ द नंबर्स इज 5, उनमें से एक नंबर 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक नंबर 5 होगा तो ये तो हमारा एक तो यही हो गया 3, 5 और 11 का, जो कि सम कितना आ रहा है? 19। दूसरा अगर हम लें तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 7 प्लस 11, ये कितना हो रहा है? 23। अब स्टेटमेंट 2 में फर्स्ट वाली कंडीशन हट गई है हमारी। अब जो सम है वो 23 या उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर अगर हम देखें तो एटलीस्ट ये दो तो हमारे ऑप्शंस बन रहे हैं
3, 5, 11 और दूसरा हमारा बन रहा है 5, 7 और 11 का। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि दो ग्रुप हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, दो सेट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये वाला सेकंड स्टेटमेंट से हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो आंसर सिर्फ हमारा स्टेटमेंट 1 से ही निकलेगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। तो आंसर होगा यहाँ से ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में पूछा है, इज x प्लस वाई एन इंटीजर। फर्स्ट स्टेटमेंट में है 2x प्लस वाई इज एन इंटीजर, सेकेंड में है x प्लस 2y इज एन इंटीजर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो यहाँ हमें दिया है 2x प्लस वाई एक इंटीजर है, लेकिन ये नहीं पता x इंडिविजुअली क्या है और y इंडिविजुअली क्या है। 2x प्लस वाई एक इंटीजर है, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे इजी ऑप्शंस लेकर चलते हैं हम। x के क्या क्या हो सकते हैं, 1, 1/2, 2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x। ठीक है, y यहाँ से हमारा 1, क्योंकि y यहाँ सिंगल में ही आ रहा है तो हम y को इंटीजर ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो y 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब 2x प्लस वाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 हो सकती है। ठीक है, तो 1/2 इंटू 2 प्लस y की वैल्यू 2 ही मान लेते हैं, y की वैल्यू भी 2। कितना आ गया ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 3 आ गया। ये इंटीजर हमें मिल गया है 2x प्लस वाई। लेकिन इस केस में अगर हम x प्लस वाई करेंगे तो x प्लस वाई कितना आ रहा है, 1/2 प्लस 2, ये कितना हो गया हमारा 5/2। ये तो हमें इंटीजर नहीं मिल रहा। ठीक है, अब x की कोई और वैल्यू लेके देखते हैं, तो x की वैल्यू 1 लेकर देख लेते हैं। x की वैल्यू 1 लेंगे तो 2x प्लस वाई कितना होगा, 2 इंटू 1 प्लस 2, वाई की वैल्यू 2 ही ले रहे हैं हम यहाँ पर भी। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये 2x प्लस वाई इंटीजर है, तो x प्लस वाई क्या मिलेगा यहाँ से हमें, 1 प्लस 2 3। ठीक है, x प्लस वाई 3 मिल गया, तो ये यहाँ पर इंटीजर मिल गया। अब ये नॉन इंटीजर भी मिल रहा है और इंटीजर भी मिल रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि x प्लस वाई इंटीजर होगा या नहीं, एटलीस्ट स्टेटमेंट 1 से तो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 से तो हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सेम कंडीशन x प्लस 2y के लिए भी है, इससे भी हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली यूज करके तो हम नहीं आंसर तक पहुंच सकते, और कंबाइन करके भी अगर हम देखें तब भी हम नहीं निकाल पाएंगे। 2x प्लस वाई इंटीजर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इंटीजर है। x प्लस 2y भी इंटीजर है, लेकिन फिर भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम 1/3 मान लें या फिर कोई भी वैल्यू मान लें, तो अब भी हम ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे कि x प्लस वाई इंटीजर होगा या नहीं होगा। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जिनमें ये नॉन इंटीजर भी हमें मिल सकता है, तो इसलिए आंसर यहां से हम नहीं बता पाएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमें दिया है, अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स P, Q and R for ₹50. The price of the article Q is 16, which is least. Okay. तो क्वेश्चन में हमें पूछा है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल P। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है, कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन कॉस्ट ऑफ R। ठीक है, 2 है, कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन दैट ऑफ P। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमें दिया हुआ है उससे हम क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो P प्लस Q प्लस R, 3 आर्टिकल हैं जिनकी टोटल प्राइस कितनी है, टोटल है इनका 50 रुपीज। ठीक है, Q का हमें 16 दिया हुआ है, Q की कितनी दी हुई है 16, तो P प्लस R निकाल सकते हैं हम यहाँ से, कितना हो जाएगा 50 माइनस 16, तो कितना हो गया ये 34 रुपीज। P प्लस R का प्राइस यहाँ से आ गया। ठीक है, अब ये दिया है, जो ये 16 है वो लीस्ट है। ठीक है, तो अब P की हो सकता है P की वैल्यू 16.5 हो और R की वैल्यू 17.5 हो, या P की 17.5 हो और R की 16.5 हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अभी हम कोई कुछ नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन कॉस्ट ऑफ R। जो P की कॉस्ट है वो R से ज्यादा नहीं है। क्या हुआ इसका मतलब, कि जो P की कॉस्ट है वो या तो R से कम होगी या उसके बराबर होगी। ठीक है, तो या तो कम या बराबर।
अब क्योंकि यहाँ 34 आ रहा है तो P प्लस R इज इक्वल टू 34, तो हो सकता है बराबर हो, तो बराबर होंगे तो दोनों की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी, 17 17 हो सकती है। पूछा हमें P का ही है, तो पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या फिर हो सकता है P की 16.5 हो जो अभी हमने देखा, और R की 17.5 हो, तो हम नहीं बता सकते कि P की प्राइस कितनी होगी इस वाले केस में। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन अलोन से तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे कि P की प्राइस क्या हो सकती है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन दैट ऑफ P। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि जो P की कॉस्ट है, सॉरी R की कॉस्ट है, वो P से ज्यादा नहीं है, तो या तो P से कम होगी या उसके बराबर होगी। अब सेम कंडीशन यहाँ पर भी बन जाएगी, P प्लस R इज इक्वल टू 34 है, तो या तो दोनों 17 17 हो, या एक हो 17.5 और दूसरा हो 16.5, या और भी केसेस हो सकते हैं, ये 17.4 हो, ये 16.6 हो, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट में तो हम कितना भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम नहीं बता सकते यहाँ पर भी P की वैल्यू क्या होगी, तो इंडिविजुअली इससे भी, स्टेटमेंट 2 से भी हम नहीं बता सकते कि P की प्राइस क्या है। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को ही कंबाइन कर दें, तो क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R। P की जो प्राइस है वो R से ज्यादा नहीं है। ठीक है, और सेकंड में क्या बोल रहा है, R की जो प्राइस है वो P से ज्यादा नहीं है, तो ना R P से ज्यादा है, ना R P से कम है, ना ज्यादा है। तो जब ज्यादा भी नहीं है कम नहीं है तो क्या होगा, बराबर ही होगा। एक ही केस बचा ना, फिर तो बराबर ही होगा, ना ज्यादा है ना कम है, तो बराबर हुआ। तो दोनों जब बराबर होंगे तब तो हम बता सकते हैं। P प्लस R कितना है हमारा, 34, तो दोनों बराबर है, तो कितने कितने हो जाएंगे, 17 17, तो आंसर क्या हो गया, P की प्राइस कितनी आ गई हमारी, 17। तो हम दोनों को कंबाइन करके आंसर निकाल पा रहे हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ से हमारा सी, कि दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। तो यहाँ हमें दिया है P Q R एंड S अपीयर इन द टेस्ट। ठीक है, तो 4 लोग हैं P Q R और S जो कि एक टेस्ट में अपीयर हुए हैं। तो क्वेश्चन हमें पूछा है, हैज P स्कोर्ड मोर मार्क्स देन Q। तो हमें ये बताना है कि P के जो मार्क्स हैं वो Q से ज्यादा हैं या नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है, सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड Q इज इक्वल टू द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय R एंड S। ओके, तो ये बोल रहा है जो P और Q के जो मार्क्स का सम है वो R और S के मार्क्स के सम के बराबर है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है, सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S इज मोर देन द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय Q एंड R। ठीक है, तो Q और R के जो मार्क्स हैं उससे ज्यादा है P और S के मार्क्स का सम। ठीक है, तो हमें ये बताना है P और Q के जो मार्क्स, P के जो मार्क्स हैं वो Q से ज्यादा है या नहीं है। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू R प्लस एस, लेकिन इंडिविजुअली तो हम नहीं बता सकते P के मार्क्स कितने होंगे, Q के कितने होंगे, R के कितने होंगे और S के कितने होंगे, तो हम नहीं बता सकते P के R से Q से ज्यादा हैं या नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट सेम, P प्लस एस इज ग्रेटर देन Q प्लस R, तो हम नहीं बता सकते कि P के Q से ज्यादा है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है S के ज्यादा हो, तो इसलिए P के ज्यादा होंगे या नहीं ये इससे हम नहीं बता पाएंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट से हम नहीं बता सकते कि P और Q के मार्क्स में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ से हमारा डी, दोनों ही स्टेटमेंट को यूज करके भी हम नहीं बता सकते P और Q के इंडिविजुअल मार्क्स कितने होंगे और उन मार्क्स में क्या रिलेशन होगा, ज्यादा होंगे कम होंगे, नहीं बता सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा डी। अगर फिर भी कोई डाउट है कुछ किसी भी स्टेप में, पूरे वीडियोस में, या कोई और भी अगर आप लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उनमें कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे पूछ सकते हैं, जहां भी मर्जी हो वहां पूछ लीजिए। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।